इतिहास बी पर सेकंड के छात्रों के लिए आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत में शासन किया। ये सल्तनत का अंतिम वंश था। इसके बाद जब लोधी वंश का पतन हुआ तो उसके साथ ही सल्तनत युग का भी पतन हो गया। इसके बाद मुगलों ने भारत पर शासन किया। लोधी वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति बहलो लोधी था। वह पहले सर हिंद का गवर्नर था और उसके बाद अपनी तरक्की करते हुए वह अफगानों की गिलजई कबीले की साउखेल शाखा के थे और उसके महत्वपूर्ण सरदार बन गए। बहलोल ने जौनपुर को जीतकर 1484 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जौनपुर तुगलक काल के अंत में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। इसने बहलोली नामक एक तांबे का सिक्का चलाया जो अकबर के सिक्कों से पूर्व उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन था और एक टंके में 40 बहलोली होते थे। ये उनका अनुपात था, यानी एक टंका जो चांदी का होता था उसमें 40 बहलोली यानी बहलोली नामक सिक्के होते थे। अब्दुल्ला खां की पुस्तक तारीख दाऊदी में लोधी वंश व अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। हमने सबसे पहले चैप्टर जो पढ़ा था वो यही था कि इतिहास जानने के स्रोत मध्यकालीन भारत के। तो उसमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख दाऊदी, अब्दुल्ला खान ने लिखी है। उसमें इनके राजत्व सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। बहलोल अपने सरदारों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि दरबार में गलीचे पर बैठता था। उसने राजत्व सिद्धांत में सम्मान में प्रथम, फर्स्ट अमोंग इक्वल्स की नीति अपनाई, यानी अपने जो समकक्ष थे उनमें वो प्रथम है, बाकी वो सबका आदर करता था। बहलोल ने अफगानों को बड़ी जागीरें दी और उनकी जागीरों के हिसाब किताब की कभी जांच भी नहीं की। ये इसलिए क्योंकि वह चाहता था कि उनके जो समकक्ष सरदार हैं वो किसी तरह से नाराज न हो। हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि इसी तरह का एक शासक था जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उसने भी अपने समकक्ष सरदारों के साथ समानता का व्यवहार किया था। बहलोली अपने अमीरों में मसनद ए अली कहकर पुकारता था। अपने अमीरों को मसनद ए अली, ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखने लायक है। बहलोल लोधी ने अन्य अफगान सरदारों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया ताकि उनका कबीला है वो बढ़े और लोधी वंश के जो लोग हैं उनके हाथ में सत्ता रहे। तारीख दाऊदी में लिखा है कि बहलो लोधी नाराज अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था। वह कहता था, यदि आप मुझे अयोग्य समझते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लीजिए। कहा जाता है कि कई बार वह अपने किसी अमीर जिसके बारे में उसे लगता था कि वह नाराज है तो उनके घर उसको मनाने के लिए भी चला जाता था। बहलोल के समय राजत्व की स्थिति गिरकर एक साधारण अमीर की भांति हो गई, क्योंकि अब उनकी गरिमा नहीं रही, सुल्तान की गरिमा नहीं रही थी। इसलिए राजत्व के सिद्धांत का हनन हुआ। बहलोल के बाद सिकंदर लोधी इस वंश का शासक बना और इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक भी वही था। उसने 1504 ईस्वी में यमुना के किनारे आगरा नगर की स्थापना की, बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम था, निजाम शाह था और सिकंदर की मां हिंदू सुनार थी। हमने एक चर्चा पहले भी की थी ये कि जब फिरोज तुगलक के सामने भी यह समस्या आई, वो भी एक हिंदू माँ का बेटा था, इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ मुसलमान सिद्ध करने का वो प्रयास अपनी उम्र भर करता रहा और यही काम सिकंदर लोधी ने भी किया।
वह भी अपने आप को एक श्रेष्ठ और अच्छा मुसलमान दर्शाने के कारण हिंदुओं के साथ उसने कोई ज़्यादा न्यायपूर्ण कार्य नहीं किया था। यानी इन दोनों सुल्तानों की जो धार्मिक नीति थी वो कट्टर थी। आगरा की स्थापना का उद्देश्य राजस्थान के शासकों व व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना था। यह नगर इसलिए बसाया कि यहाँ पर इस तरह की सुरक्षा चौकियाँ बैठाई जाएं जो राजस्थान पर भी नियंत्रण कर सके और व्यापारिक मार्ग हैं उन पर भी नियंत्रण कर सके। उसने गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सिकंदर लोदी ने भूमि में गड्ढे खजाने से कोई हिस्सा नहीं दिया। अगर ये खजाना किसी को मिल गया तो वो खजाना उसी किसान या उसी व्यक्ति का होता था जिसको ये मिला है। उसने खाद्यान्नों पर लगे कर को समाप्त कर दिया तथा व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं भी लिखी। इसका मतलब है कि विद्वान था और कविताएं करता था। सिकंदर लोदी ने अपने राजत्व सिद्धांत को चेंज किया क्योंकि उनका स्तर काफ़ी बहलो लोदी के समय गिर चुका था। सिकंदर लोदी ने बहलो लोदी के राजत्व सिद्धांत में कुछ परिवर्तन भी किए। उसका राजस्व सिद्धांत तुर्की सुल्तानों व बहलो लोदी के बीच का राजत्व सिद्धांत था। सिकंदर के राजत्व का प्रमुख उद्देश्य सुल्तान की शक्ति को में वृद्धि करना था और अमीर वर्ग की शक्ति को नियंत्रण करना था। सिकंदर के राजत्व सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें थी, वो ये थी, सिकंदर लोदी ने बहलो लोदी के विपरीत दरबार में सियासत पर बैठना प्रारंभ किया। वो जाजम पर नहीं बैठता था। उसने अफगान अमीरों की जागीरों की जांच करवाई, गलतियां होने पर उसे दंडित भी किया। ये दूसरा काम किया उसने। सिकंदर लोदी ने अफगान अमीरों को अपनी उपस्थिति में पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करने के लिए विवश किया। अनुशासनहीनता की स्थिति में उसने उन्हें कड़ा दंड भी दिया। तारीख दाऊदी में लिखा है कि संभल में जब चौगान खेलते समय 2 अफगान अमीर उसके सामने ही झगड़ने लगे तो उसने उन्हें कोड़ों से पिटवाया क्योंकि उसने अनुशासन कायम नहीं रखा। शाही फरमानों के बारे में एक नई परंपरा स्थापित की जिसके अनुसार प्रांतीय गवर्नरों को अपनी राजधानी से 6 कोस आगे जाकर शाही फरमान को प्राप्त करना होता था और जब फरमान पढ़ा जाता तो सभी अमीरों को खड़ा रहना पड़ता था। ये सुल्तान के कड़े आदेश थे। कहने का मतलब ये है कि उनके समय सुल्तान के पद की जो गरिमा है वह कुछ वापस स्थापित हुई। सिकंदर लोदी ने बहलो लोदी की अफगान सरदारों के प्रति समानता की राजत्व नीति को त्याग कर उन पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया। सिकंदर लोदी के अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा ले जाएंगे, ऐसा उनको आवाज़ था। उसने राज्य का हिसाब किताब रखने की लेखा परीक्षण प्रणाली की भी शुरुआत की। सिकंदर धर्मांध था। उसने हिंदुओं पर जजिया फिर से लागू किया। तीर्थ यात्रा कर वसूला। बोधन नामक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी गई क्योंकि उसने कहा कि हिंदू व मुस्लिम धर्म समान है। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की प्रतिमा को भी तोड़ दिया। इसके टुकड़ों का उपयोग मांस तोड़ने के बांटों के रूप में किया गया। ये उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति है कि थोड़ा सा कोई ये कह दे हिंदू मुस्लिम धर्म समान है उसको भी दंडित करना, या फिर बाद में ज्वालामुखी मंदिर की जो प्रतिमा तोड़ी गई उनके बाट बनाए गए और मांस तोड़ने का काम किया। उसने हिंदुओं को यमुना के घाट पर स्नान करने से प्रतिबंधित कर दिया। उसने भूमि माप के लिए 30 इंच की गजे सिकंदरी की शुरुआत की। उसके समय में गायन विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। संगीत की में उसकी रुचि थी। सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था, वह शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर दाढ़ी इसलिए बनवाता था कि वो सोचता था या उनका ये अनुमान था कि मनुष्य को अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए और सफाई के साथ रहना चाहिए। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम व ताजिए निकालना बंद करवा दी तथा मुस्लिम स्त्रियों को पीरों व संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया। सिकंदर ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। उसका नाम फरंगी सिकंदरी रखा। इससे तिबे सिकंदरी भी कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई जिसके अंदर दूसरी भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे गए थे, अच्छे ग्रंथ थे, उनका अनुवाद करवाया। सिकंदर ने
बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से भी मित्रता की। सिकंदर ने 1494 में बिहार पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। उसने मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए ईरान के विद्वान शेख अब्दुल्ला व शेख अजीजुल्ला को बुलाया। प्रसिद्ध ईरानी विद्वान रफ़ी उद्दीन शिराजी भी सिकंदर लोदी के दरबार में थे, इसलिए वह विद्वानों का आदर करता था और शिक्षा को बढ़ावा देने वाला शासक था। सिकंदर लोदी का मकबरा खैरपुर दिल्ली में है। 1517 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसका लड़का इब्राहिम लोदी में गद्दी पे बैठा। तो सिकंदर लोदी इस युग का यानी लोदी युग का सबसे महान शासक था। उसका जो शासन करने का ढंग था, उसकी जो योग्यता थी, उसके आधार पर उसने एक सुव्यवस्थित व अनुशासित राज्य की स्थापना की, लेकिन उसके उत्तराधिकारी उसको सुरक्षित नहीं रख पाए।